नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार राजधानी लखनऊ के पिपरा घाट पर किया गया। स्वर्गीय साधना गुप्ता को उनके बेटे प्रतीक यादव ने मुखाग्नि दी है। इस दौरान सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव मौजूद रहे। आपको बता दें कि शनिवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में साधना गुप्ता का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर लखनऊ में उनके आवास पर रखा गया था, जिसका अंतिम दर्शन करने के लिए सपा के नेताओं के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे और साधना गुप्ता को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता साधना गुप्ता के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। सीएम के साथ साथ गृह सचिव अवनीश अवस्थी समेत अन्य अधिकारी भी साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। साधना गुप्ता अब पंचतत्वों में विलीन हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की सदस्य मुलायम सिंह यादव की धर्मपत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए यहाँ शव लाया गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव ने किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यादव परिवार के तमाम सदस्य, वो चाहे अखिलेश यादव की बात करें, धर्मेंद्र यादव की बात करें या फिर प्रतीक यादव जिनकी माँ थी, वो सब लोगों ने यहाँ सब लोग पहुंचे यहाँ पर और सनातन धर्म के अनुसार यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। जो प्रतीक यादव हैं, सबसे छोटे बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के, तो छोटे बेटे का ये सनातन धर्म में माना जाता है कि जो सबसे छोटा बेटा है अगर वो अंतिम संस्कार करता है या अंतिम विदाई देता है तो अगले जन्म की जो करनी है वो बन जाती है। जो मृत जो व्यक्ति होता है वो स्वर्गलोक में जाता है, ऐसी मान्यता है। तो प्रतीक यादव ने मुखाग्नि दी है। साधना गुप्ता जो हैं उनका जो पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनके सभी भाई, परिवार के लोग सब यहाँ पर पहुंचे थे। अंतिम संस्कार पूरे सनातन धर्म के अनुसार किया गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ आज देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही हर जिले और कस्बों में नमाजियों ने मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज अता फरमाई। राजधानी लखनऊ के साथ साथ मेरठ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली और गोरखपुर में पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई और नमाज के दौरान काफी अलर्ट मोड पर भी दिखाई दी। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 बजे तक नमाज अता की गई। लखनऊ में ईदगाह के साथ ही टीले वाली मस्जिद में काफी भीड़ देखने को मिली। कानपुर में और प्रयागराज में बीते दिनों उपद्रव को देखते हुए मस्जिदों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मेरठ, बरेली, सहारनपुर के साथ गोरखपुर और वाराणसी में भी बड़ी तादाद में मस्जिदों में नमाजियों ने नमाज अता की है। इस दौरान कहीं से भी किसी भी तरह की अनहोनी की कोई खबर नहीं आई। प्रशासन ने सभी जगहों पर सकुशल नमाज संपन्न कराया है। तो वहीं आज प्रदेश भर में बकरीद मनाई गई। आप एक साथ कई जिलों की तस्वीर देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, अलीगढ़, कानपुर और आजमगढ़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद खास आज का पूरा दिन रहा। आज के दिन नमाजियों के हाथ खुदा की तरफ, देश में अमन चैन कायम रहे, इस दुआ के साथ उठे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के अपने विभाग के 100 दिनों में किए गए कार्यों को बताया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए आईटीआई प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई, जिसके माध्यम से प्लेसमेंट सेल का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को हमने अप्रेंटिसशिप के लिए हमने पंजीकृत कराया है, भेजा है और ये लगातार प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रयास था कि विद्यार्थियों की जो हमारे आईटीआई पास आउट होते हैं उनका अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। तो ऐसे 10,000 बच्चों को हमने मात्र 3 महीने के अंदर
उनको विभिन्न कंपनियों से बातचीत करके, उनको मोटिवेट करके, उनके जो भी तरीका होता है बात करना, तो खुशामद करना, तो समझाना, तो जो भी होता है इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके ऐसे 10,000 युवाओं को हमने अप्रेंटिस के साथ जोड़ने का काम किया। उसको भेजा 7500 रुपये का स्टाइपेंड उनको मिलता है। तो एक बड़ा काम मात्र 3 महीने के अंदर हुआ और 3 महीने के अंदर ही हमने हमारे विभाग ने और रोजगार कार्यालय में दोनों ने मिलकर के यानी उत्तर प्रदेश सरकार का एक पक्षम को आपके सामने रखा है। ऐसा मिला कि रोजगार कार्यालय के साथ मिलकर के हमने 50,000 युवाओं को सेवा नियोजित करने का काम किया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मनी ट्रांसफर दुकान में लूट, हथियार के बल पर 35,000 की लूट को अंजाम दिया गया। कैश और मोबाइल लूट कर फरार हुए बदमाश। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बदमाश एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का, जहां पर 2 बदमाशों ने मनी ट्रांसफर एजेंट की दुकान में घुसकर दिन दहाड़े 35,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने हथियारों के दम पर व्यापारी को पहले तो डराया, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया और रफूचक्कर हो गए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वहीं कानपुर देहात के कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में संगसियापुर गांव में प्रधानमंत्री अमृत सरोवर काम को कर रहे मजदूरों को खुलेआम धमकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक दबंग युवक मजदूरों को गाली देते हुए दिखाई दे रहा है। दबंगई इतनी ज्यादा कि उसने अपनी मर्जी से मनरेगा का काम बंद करवा दिया। तो वहीं गांव के प्रधान ने दबंग युवक पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि रंगदारी नहीं देने पर दबंग युवक ने मनरेगा काम को बंद करा दिया है। ये वीडियो आज सुबह का है और इसका नाम राजू संघवार है। ये कल हमारे घर पे आया था। मैं इस समय वर्तमान हमारा पता अकबरपुर कस्बा है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। वहाँ पे आज कल आया था, ये शाम को बोल रहा था कि अगर नरेगा चलवाना है तो मुझे सप्ताह के 5,000 रुपये चाहिए, अगर नहीं ऐसा करवाते तो नरेगा नहीं चलने देंगे। और आज सुबह जाके और लेबरों को, मेड को धमकाया, मारने पीटने का जो है कोशिश की। चित्रकूट के करवी विकास खंड के मकरी पहरा गांव में ग्राम सचिवालय के अंदर बार बालाओं के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के हिसाब से ग्राम प्रधान ने बार बालाओं के डांस के लिए ग्राम सचिवालय का मंच उपलब्ध करवाया। वहीं बार बालाओं के डांस सरकारी सचिवालय पर होने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो अधिकारियों के होश उड़ गए। डांस का यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं अयोध्या में झाड़ फूक के नाम पर दलित युवती से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती के परिजनों का आरोप कि सिया वल्लभ कुंज के महंत हनुमान दास ने युवती के साथ रेप किया है। पुलिस ने आरोपी महंत को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया है। साथ ही उसके खिलाफ SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला अयोध्या कोतवाली के नया घाट चौकी का, जहां पर 6 जुलाई को ये घटना पेश आई थी। पीड़ित युवती ने एक अन्य महंत पर भी रेप का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अदालत में वादी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शनिवार को राष्ट्रपति को अपने खून से एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की मांग की है। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में एक वाद न्यायालय में पहले से ही दायर किया हुआ है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। इसकी सुनवाई जिला जज की अदालत में 12 और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 15 जुलाई को होना तय बताया जा रहा है। दिनेश शर्मा अदालत में प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने शाही मस्जिद ईदगाह की वीडियोग्राफी कराने और उसका वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे कराने की मांग की है। शनिवार को अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखा। इसमें
शाही मस्जिद ईदगाह को सील करने की मांग की गई है और कहा कि मुस्लिम पक्ष ईदगाह से प्राचीन साक्ष्यों को मिटाना चाहता है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ईदगाह को सील करने की मांग की गई है। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने खून से चिट्ठी लिखी है और उसमें अनुरोध किया है कि मथुरा शाही ईदगाह को सील करने की कृपा करें, क्योंकि हमारा और शाही ईदगाह वालों का वहाँ विवाद चल रहा है, जो विवाद नंबर 174/21 है मथुरा न्यायालय में। तो ऐसे में हिंदुओं को जाने की वहाँ अनुमति नहीं है। वहाँ कान्हा का जन्म हुआ था, वही प्राचीन मंदिर जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, उसको सील करने की कृपा करें, क्योंकि वहाँ ये लोग जाकर प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। अतः हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करते हैं कि इस शाही ईदगाह को सील करने की कृपा करें। संभल में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायल 2 लोगों के समुचित इलाज कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि नखासा थाना क्षेत्र में संभल गजरौला हाईवे पर खग्गूपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे की जानकारी मिलते ही एएसपी और एडीएम के साथ सीईओ और एसडीएम 3 थानों के पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां पर पुलिस ने देर रात 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नखासा के अंतर्गत हसनपुर और संभल मार्ग पर आज एक ये दुखद घटना हुई, जिसमें 2 बाइकों पर, जिन दोनों बाइकों पर 3 लोग थे, इनकी आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इसकी वजह से मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से एक की परिवारीजन की शिनाख्त हो गई है, उनको बुला लिया गया है। जो बाकी 3 हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में पता किया जा रहा है और इसमें उनको मॉर्चरी के लिए भेज दिया गया है, जहाँ और अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। नेपाल के पहाड़ों पर शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश का पानी राप्ती नदी में आने से नदी उफान पर है। 12 से ज्यादा तटवर्ती गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। कई गांवों में पानी घुस जाने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। धीरे धीरे करके नदी का जलस्तर अब फिलहाल घटना भी शुरू हो गया, इससे लोग कुछ हद तक राहत की सांस ले रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद रात लगभग 12 बजे नदी का जलस्तर खतरे के निशान 127.70 से बढ़कर 128.55 सेंटीमीटर पहुंच गया था। नदी खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। फिलहाल रविवार सुबह पानी घटने के बाद लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। सुबह 7 बजे जलस्तर घटा और 127.80 पर पहुंच गया। अभी भी कई गांव बाढ़ की जद में हैं। जमुना और हरिहर पुरानी क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए बाढ़ इकोना तहसील क्षेत्र में भी दस्तक दे रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने मत्स्य पालन के तहत अच्छा काम कर रहे मत्स्य पालकों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा, रोजगार केवल सरकारी नौकरी से पूरा नहीं होगा, इस तरह के स्वरोजगार से लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना है। देखिए, जहां हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इन सबको प्रोत्साहित करने की जो भी योजनाएं, इन सब योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मैं समस्त हमारे उत्तराखंड के और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये कोशिश करी गई है मेरे विभाग के द्वारा कि हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे मत्स्य
मत्स्य हैं उत्तराखंड के जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसने उत्तराखंड में फिशरीज को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उनको आज सम्मान किया जाएगा। कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फील्ड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बाहर जाके और लोगों को समझाने में और फिशरीज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उनको सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में बनी ऑल वेदर रोड एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है। ऐसे में प्रदेश की सभी सड़कों को इसी के तर्ज पर बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को डबल लेन बनाया जाएगा। दरअसल ऑल वेदर रोड पर डबल लेन सड़क निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद सभी नेशनल हाईवेज को 2 लेन बनाए जाने का भी रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड के अब बाकी नेशनल हाईवे भी जल्दी पहाड़ों पर सिंगल लेन से डबल लेन और मैदान पर डबल लेन से 4 लेन बनाए जाएंगे। कंजेशन की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक कंजेशन की। सिंगल लेन और डबल लेन में तो एकदम जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। एक और प्रोजेक्ट है जो सिटी के अंदर है हमारा एनएच का, वो है रिस्पना जो क्रॉसिंग है, रिस्पना से लेके और मोहकमपुर तक। ये भी करीब 2 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड की हमने डीपीआर कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए टेंडर कर लिए हैं। इसका भी उम्मीद ये है कि जल्दी से हमारी विद इन नेक्स्ट 5-6 मंथ्स इसकी डीपीआर बन जाएगी और ये भी अगले 2-3 साल में ये एलिवेटेड बन जाएगी। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से तेजी से इजाफा शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना के 67 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को मरीजों की तादाद में तकरीबन 50% का इजाफा दर्ज किया गया। इसी तरीके से कोरोना संक्रमण की दर भी अचानक से बढ़ गई है और कितनी बड़ी है वो भी समझिए, 4.26%। स्वास्थ्य विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद 361 हो गई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 43 नए मरीज मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 7, नैनीताल में 5, यूएस नगर में 3, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर वार किया। उन्होंने अग्निपथ पर विपक्ष के विरोध को दरकिनार किया। अजय भट्ट ने कहा कि जो विपक्ष के नेता इस योजना का विरोध कर रहे थे, उनके लिए ये सबक है कि देश का युवा देश प्रेम के साथ कितना जुड़ा है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं ने ही नहीं बल्कि देश की बेटियों ने भी बड़ी तादाद में अग्निवीर बनने के लिए सेना की सभी विभागों में रजिस्ट्रेशन किया है। लिहाजा जो विपक्ष इस योजना का विरोध कर रहा है, उसे भी इस बात को समझना चाहिए कि ये योजना देश के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगी। समझना चाहिए ये बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए है। मैं ये कहता हूं कि 4 साल के बाद जो करना चाहे करेंगे, जो नहीं करना चाहे नहीं करेंगे, और उसी में डिग्री लेके आप बाहर आ रहे हैं। कहीं ऐसा हुआ आज तक कि कोई 4 साल तक डिग्री लेके आए बिना पैसे के और उल्टा पैसा भी लाए 25-30 लाख रुपए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पूरा अगर आप हिसाब लगाएंगे तनख्वाह और जो उनको लास्ट में दिया जा रहा है उसका, तो आगे उसमें भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और प्रतिष्ठान हैं, देश की सरकारें हैं, सब ने कह दिया इनको तो हम लेंगे। ये इतने परफेक्ट होके बाहर आ रहे हैं। हरेली के मौके पर बीजेपी के संगठनात्मक कार्यक्रमों के चलते हर मंडल में पौधारोपण कार्यक्रम करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके तहत हल्द्वानी नगर मंडल में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक दायित्व को निभाते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। तो वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कांग्रेस के पास आज किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं बचा, लिहाजा वो ईमानदारी से काम कर रहे पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगा रही है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।